तो दोस्तों, मैं तिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 75 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं और बाकी बचे 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेकिन 40 तक के क्वेश्चन को ही हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि यह गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए आयोजित एक विशेष अधिवेशन था। दूसरा कह रहा है कि इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो आप लोग को ध्यान होगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन जो कि 1931 में किया गया था, क्यों किया गया था? तो यह स्पेशली गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और इसी अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइमन कमीशन 1930 के निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी? यानी कि साइमन कमीशन ने कौन कौन सी सिफारिशें की थी? तो ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका सही है साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला कह रहा है इसमें कि सांप्रदायिक तनाव कम होने तक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को बनाए रखना। दूसरा कह रहा है द्वैत शासन व्यवस्था का उन्मूलन और प्रांतों में प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना। तीसरा कह रहा है आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन में गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती। चौथा कह रहा है सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश। अब बताना है कि कौन सा आपका कथन, कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, और उस बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, चलो बताओ एक बार, ऑप्शन देखिए फिर आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो देखो, साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इसी ने यानी कि साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बहुत सारी प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अब चलो हम लोग स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि सांप्रदायिक तनाव कम होने तक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों को बनाए रखना होगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और साइमन कमीशन ने द्वैत शासन व्यवस्था के उन्मूलन की बात कही थी कि भैया द्वैत शासन जो प्रणाली है इसको समाप्त करिए। ठीक है, और प्रांतों में इन्होंने बोला कि प्रांतों में प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना की जाए, जिससे कि प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो सके। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन में गवर्नर की जो विवेकाधीन शक्तियां थी, इसमें कह रहा है कि इसमें गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती की गई। तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती नहीं की गई थी। साइमन कमीशन ने सिफारिश की थी कि आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन में जो गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां हैं उसको बरकरार रखा जाए, कटौती ना की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कटौती नहीं की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि कटौती की गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कटौती नहीं की गई थी, बल्कि उस जैसी स्थिति थी गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां खास करके आंतरिक सुरक्षा और प्रशासन के संदर्भ में, तो उनकी ये शक्तियां बरकरार थी, कटौती नहीं की गई थी। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा देखो, तो सिंध को साइमन कमीशन ने सिफारिश की थी कि भैया कि सिंध को जो है बंबई से अलग कर दो और बर्मा को भारत से अलग कर दो। तो ये सिफारिश किया था इन्होंने, तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर कौन सा होगा? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ली आयोग, अच्छा ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा सही है। ठीक है,
जब भी क्वेश्चन पढ़े, मैंने हमेशा आपको बोला है कि इस वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर बनता है कि हाँ, कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा सही है, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा सही नहीं है, और यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ओवरऑल आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान दिया करिए। तो पूछा है कौन सा सही है। चलो अब तो पहला स्टेटमेंट दिया है ली आयोग के संदर्भ में। तो ली आयोग की नियुक्ति भारत में उच्चतर सिविल सेवाओं के संगठन और स्थितियों की जांच के लिए की गई थी। दूसरा कह रहा है मुडिमन समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु किया गया था। तीसरा, लोथियन समिति की नियुक्ति भारत में ग्रामीण भूमि राजस्व प्रशासन में सुधारों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि कौन सा सही है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान रखना, ली आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, तो सिविल सेवाओं के संगठन और इसकी स्थितियों की जांच करने के लिए की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, और मुडिमन समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरा जो कह रहा है लोथियन समिति, तो ध्यान रखना लोथियन समिति को मताधिकार समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस समिति के नाम से भी जाना जाता है, मताधिकार समिति के नाम से भी जाना जाता है लोथियन समिति को। इसको क्यों नियुक्त किया गया था भाई लोथियन समिति को, तो इसने जो है इसने किस तरह की सिफारिश की थी लोथियन समिति, तो इसने सिफारिश की थी भैया कि शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मताधिकार की जांच और सुधारों की सिफारिश की थी। मेनली ये किससे संबंधित था, मताधिकार से संबंधित, ताकि भारतीयों का शासन में और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है लोथियन समिति की नियुक्ति भारत में ग्रामीण भूमि राजस्व प्रशासन में सुधारों की सिफारिश करने के लिए की गई थी। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये मताधिकार से संबंधित था, क्योंकि भारतीयों का शासन में और ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इससे संबंधित था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलो अगला देखो। अगर आपको इतना ही पता होता जैसे कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है लोथियन समिति, तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता इजिली, तो आपको पहला दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तीसरे के बेसिस पे ही आप पूरा आंसर करके चले आते। ठीक है, और जब भी एग्जाम में आपके पास समय कम हो और आपको लग रहा है कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे देख लो कि तीसरा गलत है और एलिमिनेट हो गया इजीली, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके ऑप्शन एक करेक्ट आंसर करके चले आएंगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। जब आप श्योर हो, तब जब आप 100% श्योर हो इस तरह के क्वेश्चन पे, तो आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करके चले आएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम होता है, तो आप जो बाकी समय बचा हुआ समय जो रहेगा आप बाकी क्वेश्चंस पे दे सकेंगे जहाँ पे आपको थोड़ी डाउट हो। ठीक है, ये स्मार्ट होता है, स्मार्टली काम करिए एग्जाम में, अच्छे से क्वेश्चन करिए, दिमाग को बिल्कुल फ्री रखिए। ठीक है, चलो अगला देखो, व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए जांच न्यायालयों और परामर्श बोर्डों के अनिवार्य गठन की आवश्यकता थी। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल की अनुमति दी गई। अब जो भी बच्चा बहुत समझदार होगा वो समझ जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बशर्ते कि व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा 7 दिन की अग्रिम सूचना दी जाए। बताइए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप लोग देखेंगे 1920 के दशक के उत्तरार्ध में बहुत सारे ट्रेड यूनियंस का गठन हुआ और ट्रेड यूनियन आंदोलन काफी तेजी से बढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के बढ़ते शक्ति और उसके उग्र प्रभाव को रोकने के लिए व्यापार विवाद अधिनियम 1929 लाया गया था। इसी के तहत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए एक जांच न्यायालय और परामर्श बोर्डों के अनिवार्य गठन की सिफारिश की थी कि भैया कि एक जांच न्यायालय होनी चाहिए, जो ये औद्योगिक विवाद होंगे उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, और एक परामर्श बोर्ड का भी गठन की जाएगी। तो ये सिफारिश की गई थी व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के तहत। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि जांच न्यायालय और परामर्श बोर्डों के गठन की सिफारिश गठन की गई थी किस अधिनियम के तहत, व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के तहत। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि भैया हड़ताल की अनुमति दी गई थी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत क्यों हुआ भाई, हड़ताल की सिफारिश की अनुमति नहीं दी गई थी, बल्कि हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखो,
भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? जब भी आप पढ़े हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें जो कारखाना अधिनियम दिया हुआ है प्रॉपर अच्छे से पढ़ लेना। कारखाना अधिनियम 1881, 1891, पूरा का पूरा जो 4 या 5 कारखाना अधिनियम है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासन काल में लाया गया। और ये 4-5 जो कारखाना अधिनियम है, मेनली 4 या 5 है, तो पढ़ लेना उसमें क्या क्या प्रावधान है। मैंने आपको लास्ट सेशन में इसका टेस्ट शायद हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का, या फिर हमने ओपन मॉक टेस्ट के पहले मैंने आपको एक टेस्ट पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें डिटेल में बताया हुआ था। ठीक है, तो जब भी पढ़ना बहुत डिटेल में पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक से पढ़ लेना। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक काफ़ी अच्छी है। यहाँ से अभी जितने भी आप पढ़ेंगे, आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे आप मॉडर्न हिस्ट्री से कवर हो जाएंगे। कहीं अलग से आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो है आपके पास रिसोर्सेज, उसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, फिर रिवाइज करिए। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है इधर उधर से, कहीं से इधर उधर से नहीं आता है। बस ये है कि आपका बेस अगर स्ट्रांग हो गया किसी भी टॉपिक पे, तो उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा आप कर ले जाएंगे। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, एक बार दो बार पढ़ने से नहीं आएगा। जब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होता है कि आपने 1-2 बार बुक पढ़ लिया तो हो गया काम, या 4 बार 5 बार। उस बुक से आप रिवाइज किए, रिवाइज करने के बाद आप कितना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक से किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, अलग अलग रूप में आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। तो बस टॉपिक को अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, तभी लोगों का सिलेक्शन होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि टॉपिक बहुत कम पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं अपने नोट्स को बहुत कम रखते हैं, रिसोर्सेज बहुत कम रखते हैं, उसी को इतनी बार पढ़ते हैं और इतनी बार मॉक टेस्ट लगाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह से किस रूप में क्वेश्चन दे देगा। तो स्मार्टली एग्जाम में जाते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और उनका हो जाता है प्रीलिम्स। और मेनली वो मेंस की तैयारी करते हैं। प्रीलिम्स जैसे लगता है उनके लिए बाएं हाथ का खेल। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बस बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, और इधर उधर ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें, सॉरी पहला नहीं, 45 क्वेश्चन भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के संदर्भ में पूछा है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था। इसका लक्ष्य था, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 का इन्होंने फोकस किया था भैया कि 7 से 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे ये कारखाना में जो है काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, या फिर इनके बाल श्रम का विनियमन किया गया था। मेनली फोकस था कि भैया 7 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे होंगे इनको कारखाना में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया था, 7 साल से कम उम्र के बच्चों के। और जो 7 साल से 12 वर्ष तक के बच्चे थे, इनको विनियमित किया गया था कि कितने घंटे काम कर सकेंगे, 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, और महीने में इनको 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो ये मेनली फोकस किस पे किया था, 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, कि कितने घंटे काम करेंगे, इनको कितनी छुट्टी मिलेगी, इस तरह की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है निम्नलिखित में से किन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना करने वाले संपादकीय हेतु जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार के रूप में जाना जाता है। तो भाई ये पत्रकार कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना अपने संपादकीय हेतु किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन 1918 से 1922 से संबंधित थे। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन से कौन कौन संबंधित थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन से संबंधित थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे सहजानंद सरस्वती का नाम दिया हुआ है, तो सहजानंद सरस्वती जो है आपको ध्यान होगा अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। ठीक है, 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कभी कभी और भी नेताओं का नाम दे देता है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन से संबंधित थे कौन कौन, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। ओके, चलो अगला देखो,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का यह पहला संगठित श्रमिक संघ था। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्थापना 1890 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से हुई थी। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, सही कथन पूछा है। तो ध्यान रखना बच्चे कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना जो है 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा की गई थी। नारायण मेघाजी लोखंडे, न कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। यह भारत का पहला संगठित श्रमिक संघ था। ठीक है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से इसकी स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि नारायण मेघाजी लोखंडे द्वारा 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें प्रमुख रूप से ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन को लक्षित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा विधिक बचाव के कारण अरविंद घोष को निर्दोष पाया गया। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है अलीपुर षड्यंत्र केस के संदर्भ में। तो देखो, इसमें कह रहा है कि इसमें प्रमुख रूप से ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन को लक्षित किया गया था। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्यतः कलकत्ता अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति की कई सारी शाखाएं थी। एक ढाका अनुशीलन समिति, कलकत्ता अनुशीलन समिति। तो यहाँ पे ढाका नहीं बल्कि कलकत्ता अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन को लक्षित किया गया था अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत। तो पहला गलत हो गया। और इसमें दिया है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तो नहीं, चितरंजन दास, ठीक है, एकदम चितरंजन दास या CR दास भी कहते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में CR दास लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। CR दास, चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास के द्वारा विधिक बचाव के कारण अरविंदो घोष को निर्दोष पाया गया था। ठीक है, या न कि मदन मोहन मालवीय द्वारा। चितरंजन दास वकील थे, इन्होंने ही जो है अरविंदो घोष की वकालत की थी, इनको बचाया था अरविंदो घोष को। अलीपुर षड्यंत्र केस, इनके ऊपर अलीपुर षड्यंत्र केस का मामला दर्ज किया गया था, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इनको किसने बचाया था? CR दास ने, मदन मोहन मालवीय ने नहीं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है? ना तो एक ना ही दो। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, लोक सेवाओं पर एचिसन समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की गई थी? लोक सेवाओं पर एचिसन समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की गई थी? तो चलो तीनों सिफारिशें पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। तो पहला है, कह रहा है कि अनुबंधित और अनुबंध रहित सेवाओं के बीच अंतर को समाप्त करना। दूसरा, इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करना। तीसरा कह रहा है कि सिविल सेवा का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ शाखाओं में वर्गीकरण। तो दोस्तों, ये तीनों ही सिफारिशें जो है एचिसन समिति द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस एचिसन समिति द्वारा इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर के भैया 23 करने की सिफारिश की थी। और इन्होंने कहा था कि सिविल सेवा का इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ शाखाओं में वर्गीकरण कर दिया जाए। ठीक है, तीन आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया, करने की बात की थी कि भैया इसको इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ 3 शाखाओं में इसका वर्गीकरण कर दे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कथन आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3। ठीक है, चलो अगला देखो। हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री में समझ में नहीं आता कि इतने कम समय में आपको इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा डिटेल में कैसे डिस्कस कर दें। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा टॉपिक होता है कि आप डायरेक्ट किसी एक पॉइंट पर नहीं बता सकते हैं। इसके आगे पीछे हर एक घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो उसको बताने के लिए समझ लीजिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी वजह से मैं फटाफट सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक टॉपिक को इसमें बताने लगूँ तो हर घटना, क्योंकि बहुत लंबी होती है और किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई घटना घटता है हिस्ट्री में और उसका कोई ना कोई परिणाम हुआ रहता है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में डिस्कस करने लगी। इसी वजह से मैं फटाफट सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, और कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत कॉन्सेप्चुअल हो कि मैं आप लोग को डिटेल में डिस्कस करूं। जहां पे मुझे ज़रूरत लगे कि मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, लेकिन फ़िलहाल
क्योंकि सभी क्वेश्चन बेसिक हैं और फटाफट मैं सॉल्व करा दूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। इसके आगे जो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा तो ज्योग्राफी में मैं आप लोग को डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि पवनें कैसे बनती हैं या फिर चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, कोरियालिस बल क्या है, तो वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पेपर जो ज्योग्राफिक है उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगा। लेकिन हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आप लोग जितना हो सके खुद से अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि डिस्कस करने के लिए तो नेक्स्ट टेस्ट पेपर ज्योग्राफी के बाद जो टेस्ट पेपर होगा उसमें हिस्ट्री का भी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी अब तक आप लोगों ने देखो हिस्ट्री का टेस्ट पेपर सॉल्व किया, अब ज्योग्राफी होगा अगला, फिर इसके बाद जो टेस्ट होगा वो ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री है। तो आप लोग बोलोगे तो मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन जो है डिटेल में डिस्कस करूंगी, बस ये कि आपको फिर वेट करना पड़ेगा, वीडियो मेरी लंबी होगी तो आपको सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखो, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के काल में हुई थी? तो दोस्तों रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये किस वायसराय के काल में की गई थी? तो लॉर्ड लीटन के काल में की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1872 से जनगणना प्रति 10 वर्ष यानी हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से आयोजित की जाती रही। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान होगा कि पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी, लेकिन लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, मेयो के शासनकाल में। दूसरा कह रहा है कि 1872 से जनगणना जो है प्रति 10 वर्षों में, 1872 से नहीं बल्कि 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से हर साल जो है हर 10 साल पर नियमित रूप से जनगणना कराई जाने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट। पहला और दूसरा दोनों गलत है इस वजह से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अमृत बाजार पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसकी शुरुआत शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। दूसरा कह रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष 1868 में बंगाली भाषा में शुरू हुआ था। तीसरा कह रहा है कि यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों ने मिलकर की थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और इसका प्रकाशन जो है 1868 में हुआ था बंगाली भाषा में, मतलब शुरू कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो 1868 में बंगाली भाषा में शुरू हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय दैनिक समाचार पत्र था, तो आप लोग को ध्यान होगा कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय दैनिक समाचार पत्र इंडियन मिरर था। कौन सा? इंडियन मिरर। हमेशा अक्सर पीसीएस प्रीलिम्स में पूछ देता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इंडियन मिरर था, न कि अमृत बाजार पत्रिका। तो तीसरा वाला गलत हो गया। अगर आप लोग को इतना ही पता होता तो एलिमिनेट हो जाता और डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाता ऑप्शन ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, भारत में ब्रिटिश नीति पर गदर आंदोलन के प्रभाव पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा गदर पार्टी के सदस्यों हेतु पारित किया गया था। दूसरा कह रहा है लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताओ कि कौन सा सही है। तो देखो, गदर आंदोलन लगभग 1912 और में शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, तो भारत रक्षा अधिनियम 1915 मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा गदर पार्टी के सदस्यों हेतु पारित किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन यहाँ पे नाम देखो, लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखना लाला लाजपत राय ने नहीं बल्कि लाला
हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो पंजाब में गदर आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने नहीं किया था, लाला हरदयाल ने किया था। नाम थोड़ा मैच का है, इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए लाला लाजपत राय नाम दे दिया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित बटलर समिति को निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, प्रीलिम्स पीसीएस में भी पूछ देता है और यूपीएससी में भी पूछ देता है बटलर समिति। तो बटलर समिति का गठन किनके बीच के संबंधों को की जांच करने का काम सौंपा गया था, बताओ। तो भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच के संबंधों की जांच करने का कार्य जो है बटलर समिति को सौंपा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है, ठीक है। यानी कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को, गांधी और इरविन के बीच, ठीक है। तो भाई इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत कौन सा प्रावधान शामिल था, जिसके अंतर्गत प्रावधान ये था कि तटीय ग्रामीणों को, जो तट के करीब रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे, इनको निजी प्रयोग के लिए, अपने निजी यूज के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, और हाँ, जब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ना तो गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे, कौन कौन सी बात हुई थी किस किस पॉइंट पे, उसको याद कर लेना। एग्जाम में हमेशा पूछ देता है और मेंस में भी पूछता है, ठीक है। चलो आगे देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से इसमें गतिरोध और विफलता का कारण बना, बताओ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से इसमें गतिरोध और विफलता का कारण बना। तो आप लोग को ध्यान होगा, पृथक निर्वाचक मंडल और विशेष सुरक्षा उपायों के लिए अल्पसंख्यक समूहों की भिन्न मांगे। आप लोग को ध्यान होगा कि अल्पसंख्यक को जो है, अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। उसी तरह आप लोग को ध्यान होगा भीमराव अंबेडकर ने मांग की कि जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू धर्म में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको अलग से एक वर्ग का दर्जा दिया जाए और इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। इसी वजह से आप लोग देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है विफल हो जाता है। तो मेन रीजन क्या था, मेन रीजन ये था पृथक निर्वाचन मंडल और विशेष सुरक्षा मंडलों के लिए उपायों के लिए अल्पसंख्यक समूहों की भिन्न मांगे, ठीक है। अल्पसंख्यक को जो है हिंदू धर्म के अंदर, जो कि अल्पसंख्यक जो थे, जो पिछड़े वर्ग थे, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि इनको अलग वर्ग का दर्जा दिया जाए, इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए और इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। इसी बीच इन भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये जो पिछड़े वर्ग है इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए, इनको अलग, इनके लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। तो गांधी जी इसके लिए बिल्कुल विरोधी थे इसका, और इसी वजह से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है मतभेद उत्पन्न होता है और आगे इनके बीच कुछ बातें, मतलब इनके बीच कुछ सहमति भी बनती है, कुछ असहमति भी बनती है, ठीक है। इसको इसके लिए एक इनके बीच कुछ पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट में बात हुई थी, इसके लिए आप लोग ध्यान रखना। अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी, ठीक है। अचानक से क्या होता है कि जब क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व कराते रहो तो ध्यान से उतर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो अगला देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शर्त पर ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने की सहमत हुई थी। आप लोग देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना बताए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया था, भारतीयों को बिना बताए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भैया किस शर्त पर, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि अगर भारतीयों का समर्थन मिलेगा तभी वो जीत पाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध, तो अंग्रेजों को चाहिए था भारतीयों का पूरा सपोर्ट, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस आधार पर, किस शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का समर्थन किया था कि भैया कि हम तुम्हारा साथ तभी देंगे लेकिन जब तुम हमारी शर्त मानोगे। तो कौन सी शर्त थी, बताओ। चलो पूरा ऑप्शन देखो और बताओ मुझे। तो ये शर्त थी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कि युद्ध के बाद भारत की जो राजनीतिक संरचना है, भारत की राजनीतिक संरचना निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी मांग की थी? संविधान सभा के गठन की, कि युद्ध समाप्त होगा तो आप हमें हम भारतीय अपने लिए एक अलग संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, जो भारत का संविधान होगा वो हमारे अनुसार बनाया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कीजिए। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस को मान्यता। दूसरा कह रहा है अधिक संख्या में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को और ज्यादा शामिल किया जाए। ठीक है, आगे देखो, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि युद्ध के बाद भारत के संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन। और चौथा कह रहा है कि भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यक की सहमति के बिना न अपनाए जाने का आश्वासन, यानी कि अल्पसंख्यक अगर इस संविधान सभा को, यानी कि जो भी संविधान बनाया जाएगा, अगर उस संविधान को अल्पसंख्यकों का समर्थन नहीं मिलता है तो उस संविधान को अपनाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा प्रस्ताव जो है अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये चारों ही प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत लाए गए थे या अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन, और चौथा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, ठीक है, 4 स्टेटमेंट है ना, पूछा है कितने कथन सही हैं। ठीक है, किसके संदर्भ में पूछा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में पूछा है। चलो अब ध्यान से पढ़ना, हम लोग एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद दोबारा उस स्टेटमेंट पर आना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रिप्स मिशन की विफलता और ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अनिच्छा के बाद यह आंदोलन आरंभ हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन विफल हुआ था और ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की, यानी कि अंग्रेज जो है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहते थे, इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत नहीं किया था, बल्कि गांधी जी को अधिकृत किया था। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को अधिकृत किया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू को। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। तो हमेशा ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में अक्सर ये स्टेटमेंट दे देता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया। तो हमेशा ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि पूछा है कितने सही है, तो गिन लो कितने सही है, 1 और 2 सही है, यानी 2 सही 2 गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। अगला देखो, अगला कह रहा है वेवेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वेवेल योजना द्वारा एक नए संवैधानिक ढांचे की तैयारी हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, वेवेल योजना जून 1945 में लाया गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, तो कह रहा है कि कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। देखो ध्यान रखना कि कांग्रेस ने इस योजना को, वेवेल योजना को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि अस्वीकार किया था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखो, 20 फरवरी 1947 की इटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसमें भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम तिथि 30 जून 1948 निर्धारित की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इटली की घोषणा में
भारतीयों को जो है सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम तिथि डिसाइड कर दिया था भैया 30 जून 1948 को सत्ता का हस्तांतरण जो है भारतीयों को हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इसमें घोषणा की गई कि सत्ता हस्तांतरण के साथ ही रियासतों के प्रति ब्रिटिश दायित्व भी समाप्त हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसमें प्रस्ताव रखा गया कि यदि संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने में विफल रही तो सत्ता जो है प्रांतीय सरकारों को सौंपी जा सकती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है कितने कथन सही है, तो तीनों कथन सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि 1947 की माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन सा सही है। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं माउंटबेटन योजना के संदर्भ में। पहला कथन कह रहा है कि इस योजना में भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों तथा 2 संविधान सभाओं के गठन का प्रावधान किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? 3 जून 1947 को। ठीक है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया था भैया कि भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्यों का गठन किया जाएगा और दोनों का अपना अलग अलग संविधान होगा, यानी 2 संविधान सभाओं के गठन का भी प्रावधान किया गया था, एक भारत का एक पाकिस्तान का। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराने की सिफारिश की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और बंगाल के सिलहट में जनमत संग्रह कराएंगे भैया, तुम भारत में शामिल होगे या पाकिस्तान में शामिल होगे। ठीक है, तीसरा देखो कह रहा है कि इसमें पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों को अपने अपने प्रांतों के विभाजन पर मतदान करने की अनुमति दी गई थी। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कि इसमें देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान से अलग पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो देखो ये प्रावधान लाया गया था देशी रियासतों के संदर्भ में कि या तो ये भारत में शामिल हो या तो पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। या तो इनको बस ऑप्शन दिया गया था 2, या तो ये भारत में शामिल होंगे या तो पाकिस्तान में शामिल होंगे। ठीक है, लेकिन इनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था अलग से। तो चौथा गलत हो गया, पहला और दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक अधिराज्य का अपना गवर्नर जनरल होगा जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट सही है कि प्रत्येक अधिराज्य का अपना खुद का गवर्नर जनरल होगा और यह जो है अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नए संविधान निर्माण तक भारत शासन अधिनियम 1935 अस्थायी रूप से संवैधानिक ढांचे के रूप में लागू रहेगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, 1945 में आजाद हिंद फौज पर मुकदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में INA अधिकारियों पर पहला सार्वजनिक मुकदमा चलाया गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है 1945 में दिल्ली के लाल किले में INA के अधिकारियों पर पहली बार या पहला सार्वजनिक मुकदमा चलाया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज पर। ठीक है, दूसरा देखो तो प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो का संयुक्त मुकदमा धार्मिक सीमाओं से परे भारतीय की एकता का प्रतीक था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, वर्ष 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था। इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है कि विद्रोह का तात्कालिक कारण एक नाविक की गिरफ्तारी थी जिसमें HMIS तलवार पर भारत छोड़ो लिखा था। ठीक है, पूछा है क्वेश्चन, ध्यान रखना कौन सा सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विद्रोही नाविकों ने अपने जहाजों पर तिरंगा, अर्धचंद्र और हथौड़ा दराती वाले झंडे एक साथ फहराए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इस विद्रोह को भारतीय जनता या राजनेताओं का कोई समर्थन नहीं मिला था और इसे ब्रिटिश सैनिकों ने शीघ्र ही दबा दिया था। तो ध्यान रखना कि इस विद्रोह को भारतीय जनता द्वारा और राजनेताओं द्वारा समर्थन मिला था और इसमें कह रहा है कि समर्थन नहीं मिला था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ध्यान से देखो तो तीनों एलिमिनेट हो जाएगा और एग्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए,
अगला कह रहा है मार्ले मिंटो सुधारों के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताओ भाई, मार्ले मिंटो सुधारों के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन सा कथन आपका सही है। पहला कथन दिया है कि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था भाई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्प्रेरित करना था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। दूसरा कह रहा है कि अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में एक सार्वजनिक बैठक में इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। तीसरा कह रहा है कि यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहा और अन्य प्रांतों तक विस्तृत नहीं हुआ। तो देखो, तीसरा स्टेटमेंट देखो, जब भी मैंने कहा है कि स्टेटमेंट में केवल शब्द दे देंगे, सिर्फ शब्द दे दे, अनन्य शब्द दे दे, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जो हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905, ठीक है, तो ये केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बंगाल के बाहर भी आंदोलन हुआ था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, एलिमिनेट कर दो ईजिली। आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। आप लोग को ध्यान होगा कि नरम दल और गरम दल दोनों के बीच ये मतभेद हुआ था कि नरम दल चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन जो गरम दल के नेता लोग थे उनका मानना था कि भाई स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन न केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, बल्कि बंगाल के बाहर भी आंदोलन कराए जाए। इन्हीं दोनों गुट के बीच इसी मुद्दे को लेकर के मतभेद उत्पन्न हुआ और 1907 में दोनों के सूरत विभाजन, यानी कि सूरत में अधिवेशन होता है और 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों में बंटवारा हो जाता है या विभाजन हो जाता है। ठीक है, चलो लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक बैठक में इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की। ठीक है, तीसरा अंक गलत हो गया, ये बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि लगभग पूरे भारत में बंगाल के बाहर भी यह आंदोलन चलाया गया था। तो पहला दूसरा सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, देखो अभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत ही बारीकी से हर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो एक बार मॉडर्न हिस्ट्री इसको पढ़ने के, इस क्वेश्चन को लगाने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लेना। ठीक है, फटाफट जो मेन पॉइंट है बस उसको ही रिवाइज करना, सारी घटना को मत पढ़ना। ठीक है, जब आप लोग एक बार रिवाइज कर लोगे तो फिर अगर अगली बार जब टेस्ट दोगे आप लोग, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो तुरंत का तुरंत आप लोग रिवीजन करना सीखो कि मॉक टेस्ट लगाया, रिवाइज कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो चीज़ अभी आपको याद हो जाएंगी ना, वही अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो इसी चीज़ को याद करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, शायद नहीं भी याद हो। तो इंस्टेंट तुरंत पढ़ना सीखो और तुरंत याद करना सीखो, खुद को प्रेशर में डालना सीखो। फ्रीली अगर मेंटल सोचोगे कि हम एकदम फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो याद करो, याद करके लिखो, मॉक टेस्ट लगाओ, फिर याद करो, फिर याद करके लिखो। ओके, अच्छा, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रही थी। रीज़न यह था कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। 2-3 दिन मुझे हॉस्पिटल रहना पड़ा और हॉस्पिटल के बाद फिर मुझे घर पे जाना पड़ा उनकी प्रॉपर केयर करने के लिए, क्योंकि मम्मी को मेरी ज़रूरत थी। तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने मम्मी को दिया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे उनके साथ रहना था, उनकी केयर करनी थी। अब वो ठीक है फ़िलहाल। तो 8-10 दिन इसी वजह से मैं उधर बहुत बिजी रही थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पाई थी। सो आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी आपका सारा क्लास कवर कर दूंगी। और सी सेट के लिए आप लोग बहुत बोल रहे थे, मैं क्लास लेने वाली थी सी सेट की, लेकिन यही था कि मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। लेकिन अब मैं प्रॉपर लूँगी क्लास धीरे धीरे। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ जीएस का जितना टेस्ट पेपर हो चुका है, पहले जीएस का अभी कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है,
जीएस का इसके बाद 2 टेस्ट पेपर रहेंगे, 2 टेस्ट पेपर मैं बहुत जल्दी कवर करा लूँगी, फिर सीसेट का प्रॉपर क्लास शुरू करूँगी, ठीक है? या फिर जैसा आप लोग बोलो, एक टेस्ट पेपर जीएस का करा लूँ, फिर सीसेट का करा लूँगी बीच में, ठीक है? आप लोग कमेंट में बता देना कि मैं सीसेट कब कराऊँ, ये जो 2 टेस्ट पेपर जीएस के हो चुके हैं उसके बाद, या पहले करा दूँ सीसेट। जैसा आप लोग बोलोगे वैसा मैं करूँगी, ठीक है? लेकिन इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि क्या करूँ, मम्मी की तबीयत ख़राब होती है। जब खुद की तबीयत ख़राब होती है तब कुछ भी नहीं लगता है कि हाँ, मेरे को हिम्मत है, मेरे में ताकत है, मैं कर सकती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब होती तब भी मैं क्लास ले लेती। लेकिन जब हमारे माँ-बाप की तबीयत ख़राब होती है तो हमारी जान जाने लगती है। ऐसा लगता है कि शरीर में ताकत ही ख़त्म हो रहा है, हिम्मत ही टूटने लगता है ना? तो आप लोग को भी यही कहेंगे भई कि मम्मी-पापा की अगर तबीयत ख़राब हो तो हमेशा उनके पास रहो। जब तक उनकी तबीयत ख़राब रहे उनकी केयर करो, जब वो ठीक हो जाएँ तभी आप अपना काम करो। कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, कहीं कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अपने उस समय जब आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत हो तो उस समय भई सारा काम-धाम छोड़ दो, कि माँ-बाप पहले नंबर पे, उसके बाद सब कुछ बाद में काम-धाम होता रहेगा। आपका काम कोई और कर सकता है, लेकिन आपके पेरेंट्स की केयर आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दो हमेशा। भाई माँ-बाप भगवान के समान होते हैं, भगवान ही होते हैं हमारे लिए, तो हम तो उनको भगवान ही मानते हैं। तो मैं आप लोग की क्लास लूँगी प्रॉपर, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं क्लास ली फिर उसके बाद इतने दिन ब्रेक हो गया। आप लोग भी यही सोचेंगे कि मैम हमेशा गायब हो जाती हैं, तो मैं गायब नहीं होना चाहती हूँ, बस तभी ऐसा कुछ सिचुएशन ही हो गया था कि मैं क्लास नहीं ले पाई। आई एम सो सॉरी, ठीक है? और हाँ, पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को क्लिक करिए और उस ग्रुप में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट की वजह से चैनल डिलीट हो सकता है, ठीक है? चलो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि चरमपंथियों ने सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की वकालत की। दूसरा कह रहा है कि उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंधों से भारत का विकास सुनिश्चित होगा। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्थान दिया। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। क्या मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं? चलो क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं आप लोग को एक हिंट दे रही हूँ कि इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एलिमिनेट हो जाएगा, और एक स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने पकड़ लिया जो कि गलत है, और उस बेसिस पे आप लोग ये सारा आंसर कर ले जाओगे। इतना मैंने आप लोग को हिंट दे दिया, अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना। देखते हैं कि कितने डेडिकेटेड बच्चे हैं जो इसका आंसर कर सकते हैं या कर लेंगे। चलो बताना कि कितने कथन सही है इस क्वेश्चन में। देखो, एक साइड नेता का नाम दिया है, दूसरी साइड इनका योगदान क्या रहा है। तो पहला अरविंदो घोष, दूसरा सतीश चंद्र मुखर्जी, तीसरा प्रफुल्ल चंद्र राय और चौथा दिया है वीओ चिदम्बरम पिल्लई। ओके, तो अरविंद घोष के संदर्भ दिया है कि ये बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा दिया है सतीश चंद्र मुखर्जी, तो सतीश चंद्र मुखर्जी, ध्यान होगा आप लोग को कि ये राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने वाली डॉन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो डॉन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सतीश चंद्र मुखर्जी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय आप लोग को ध्यान होगा कि बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री के संस्थापक थे, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा वीओ चिदम्बरम पिल्लई, इनके संदर्भ में जो दिया है कि ये स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तूतीकोरिन से संबंधित रहे हैं या इसके संस्थापक थे, तो चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा तीसरा गलत है, पहला और चौथा सही है। पूछा है कि कितने सही सुमिलित हैं, तो गिन लीजिए कितने सही सुमिलित है, 1 और 2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विषय प्रांतीय स्तर पर हस्तांतरित सूची में शामिल है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो दोस्तों, प्रांतीय शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर जज शासन व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है? और प्रांतीय स्तर पर विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक था हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित, ठीक है?
एक था हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित, यानी विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। तो इसी में पूछा है कि हस्तांतरित सूची में कौन कौन से शामिल थे। हस्तांतरित विषय में जो है दोस्तों, इस विषय की जिम्मेदारी जो है भारतीय मंत्रियों के अधीन थी। ठीक है, ये जो हस्तांतरित विषय था ये भारतीय मंत्रियों के अधीन थे, और ये जो भारतीय मंत्री थे ये प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। और जो आरक्षित विषय था, ये आरक्षित विषय गवर्नर और उनके अधिकारियों की कार्यकारी परिषद के अधीन था, आरक्षित विषय। तो ये हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन कौन सी विषय रखे गए थे, और हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची, तो हस्तांतरित सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए, और आरक्षित सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए। जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं केंद्रीय विषय, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन उस टाइम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया। ध्यान देना, एक था हस्तांतरित सूची, दूसरा आरक्षित सूची। हस्तांतरित सूची, ये जो हस्तांतरित सूची था इसके अंतर्गत जितने भी विषय थे ये विषय जो है भारतीय मंत्रियों के अधीन रखे गए थे। ये जो भारतीय मंत्री थे ये प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। और जो आरक्षित विषय थे, रिजर्व थे, जो आरक्षित सूची थे, यानी आरक्षित सूची के अंतर्गत जितने भी विषय रखे गए थे ये सभी किसके अधीन थे, ये सभी अधीन थे गवर्नर और उनके अधिकारियों की कार्यकारी परिषद के अधीन। ठीक है, अब मैम ये टॉपिक कहाँ मिलेगा मुझे पढ़ने को, तो आप लोग पढ़ना भारत शासन अधिनियम 1919। जब आप लोग भारत शासन अधिनियम 1919 वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये हस्तांतरित सूची और आरक्षित सूची के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, वहां पे पढ़ लेना, अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। कौन सी बुक, तो हमेशा वही, जैसे कि मैं बोलती हूँ, स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो अब हस्तांतरित सूची के अंतर्गत कौन कौन से थे, तो शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि और स्वास्थ्य, यानी कि जितने भी जिम्मेदारी वाला काम था ये सभी हस्तांतरित सूची के अंतर्गत रखा गया। जैसे शिक्षा हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया। और आरक्षित में कौन कौन से थे, तो आरक्षित में था कानून व्यवस्था, वित्त, हाँ ये दोनों विषय, कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, न्याय प्रशासन, ये सभी जो महत्वपूर्ण शक्तियां थी वो आरक्षित विषय के अंतर्गत थी। तो ध्यान रखना दूसरा नहीं है हस्तांतरित सूची के अंतर्गत और पांचवा भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा और छठवां। ये जो कानून व्यवस्था है और वित्त है ये किस सूची के अंतर्गत इसको रखा गया था, तो इसको रखा गया था आरक्षित सूची के अंतर्गत, आरक्षित सूची के अंतर्गत। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखना आरक्षित सूची के अंतर्गत कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, न्याय प्रशासन था। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। दूसरा, इसके तहत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्पेक्ट्रम बुक से जितने भी एक्ट हैं सभी एक्ट को पढ़ लेना, उसमें से एक है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ध्यान रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में पूछा है। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़कर इसने वाणिज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो आप लोग को ध्यान होगा दोस्तों, 1813 चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार में एकाधिकार था या वाणिज्य पर एकाधिकार था, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, सिवाय चीन के साथ और चाय के व्यापारों को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि भाई कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कि अब जो तुम जो अकेले भारत में व्यापार वाणिज्य कर रहे हो, अब ये तुम्हारा जो अकेले का एकाधिकार रहा है भारत में व्यापार वाणिज्य करने का, अब ये तुम्हारा अधिकार समाप्त किया जाता है। अब
ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में आकर के व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। अब तुम जो है सिर्फ चीन और चाय के साथ ही व्यापार कर सकते हो। तो 1813 के तहत यह प्रावधान लाया गया था कि चीन और चाय के साथ जो तुम्हारा व्यापार रहेगा वो अकेले का व्यापार रहेगा, तुम्हारा इस पर एकाधिकार रहेगा, लेकिन पूरे भारत में व्यापार करने का एकाधिकार तुम्हारा नहीं रहेगा। ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में आकर के अब व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। तो तुम जो है सिर्फ तुम्हारा एकाधिकार सिर्फ जो है चीन के साथ और चाय के व्यापार पर ही अधिकार रहेगा। ये प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया था? 1813 के तहत। लेकिन बाद में 1833 का अधिनियम लाया गया और 1833 के अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार था चीन के साथ व्यापार करने का और चाय का व्यापार करने का, यह भी एक अधिकार जो था इसको समाप्त कर दिया गया। अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार वाणिज्य पर जो एकाधिकार था पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में जो ये स्टेटमेंट दिया है चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़कर इसने वाणिज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये प्रावधान लाया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो तो इसने भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी शक्ति को केंद्रीकृत कर दिया, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखो तो इसने कंपनी के अधीन रोजगार में धर्म, रंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया था। हाँ, तीसरा स्टेटमेंट सही है कि इसने जो है रोजगार में धर्म, रंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया था, लेकिन रियल में ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं था, बस इनकी ये सब चीज़ें कागजों में ही रह गई थी। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट सही है, गलत मत मांगना। ठीक है, पहला गलत था, दूसरा तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये अक्सर स्टेटमेंट में आपको ये कंफ्यूज करने के लिए देगा। 1813 के चार्टर अधिनियम को 1833 में बताएगा और 1833 के चार्टर अधिनियम में जो प्रावधान है ये चाय और चीन के साथ व्यापार का, ये 1813 में बताएगा। हमेशा ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। और अगर आप लोग को इतना पता होता तो आप ईजिली एलिमिनेट कर देते और आपका आंसर ऑप्शन बी निकल करके आ जाता। ठीक है, चलो अगला देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा हिंदू दर्शन और आध्यात्मवाद के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हमेशा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में एनी बेसेंट को जोड़ता है। एनी बेसेंट बाद में इसमें जुड़ी थी, इसकी मेंबर बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, लेकिन इसकी स्थापना इन्होंने नहीं किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बताओ? मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल अलकाट ने किया था, न कि एनी बेसेंट ने किया था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, एनी बेसेंट जो है 1907 ईस्वी में इसकी अध्यक्ष बनी थी, न कि इसकी संस्थापक थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय चिंतन के उपनिषदों, सांख्य और योग दर्शन से प्रेरित थी, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का वार्षिक अधिवेशन शुरू में नागपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय आंदोलन की भावी दिशा को लेकर नरमपंथी और गरमपंथी गुटों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो कहानी लिखा हुआ है, इस कहानी का बस क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 का अधिवेशन जो हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताओ? तो रासबिहारी घोष ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान थे? कौन कौन से प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल थे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904? तो पहला कह रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्वविद्यालयों में अध्येताओं की संख्या बढ़ाना ताकि अधिक निजी नामांकित व्यक्ति शामिल हो सके। तो ध्यान रखना कि भाई भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत विश्वविद्यालय में अध्येताओं की संख्या को कम करने की बात कही थी, न कि बढ़ाने की। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि सरकार को विश्वविद्यालय के नियमों को वीटो करने या संशोधित करने का अधिकार दिया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि सरकार जो है विश्वविद्यालय के नियमों को वीटो कर सकता है या संशोधित कर सकता है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के अनुदान को स्वीकृति दी गई थी, तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1793 में स्थायी बंदोबस्त
ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में लागू किया गया था? अच्छा मुझे ये बताओ कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था? कॉर्नवालिस द्वारा। और ये जो स्थायी बंदोबस्त था ब्रिटिश भारत के किन किन क्षेत्रों पर लागू हुआ था बताओ? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी, इसके साथ उत्तरी मद्रास में भी लाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4, चारों जगहों पे स्थायी बंदोबस्त लागू था। चलो अगला देखो। 1857 के विद्रोह का केंद्र और इसके नेता, हमेशा ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है पीसीएस का भी और यूपीएससी का भी, ठीक है। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो जनरल बख्त खान थे, तो पहला सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। बिहार में कुंवर सिंह थे। मौलवी अहमदुल्ला, आप लोग को ध्यान होगा, ये फैजाबाद में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, फैजाबाद में। बिहार में कुंवर सिंह थे, तो तीसरा गलत हो गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, तो केवल तीसरा गलत है। पूछा है कितने सही सुमेलित थे, तो 3 सही सुमेलित थे, 1, 2 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे आयरिश होम रूल लीग के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन की मांग के लिए प्रारंभ किया गया। ओके। दूसरा कह रहा है कि तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार में सक्रिय थी, जबकि एनी बेसेंट की लीग शेष भारत में सक्रिय थी। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। हमेशा ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है होम रूल लीग के संदर्भ में, खास करके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में। आप लोग को ध्यान होगा कि एनी बेसेंट ने कुछ क्षेत्रों में होम रूल की स्थापना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इनका अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र रहा था, इन दोनों का अलग अलग अपनी राजधानी रही थी और इनकी शाखाएं भी अलग अलग राज्यों में विस्तृत थी, विस्तार था इसका। ठीक है, तो देखो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे आयरिश होम रूल लीग के आधार पर बनाया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत इसको स्वशासन की मांग के लिए प्रारंभ किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और ध्यान रखना कि जो तिलक 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 ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो इनका जो होम रूल लीग था ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार में सक्रिय था। लेकिन आप लोग को ध्यान होगा एनी बेसेंट का जो लीग था लगभग पूरे भारत में सक्रिय था। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि तिलक वाला जो होम रूल लीग था ये ज्यादा संगठित था और एनी बेसेंट का होम रूल कम संगठित था, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि तिलक आप लोग को देखेंगे कि इनका विस्तार बहुत ही कम कम जगहों पे था, इनकी शाखाएं बहुत कम जगहों पे रही, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार में। तो क्योंकि इनका संगठन, इनकी जो शाखाएं रही हैं कम कम जगहों पे रही, इनकी कम शाखाएं थी तिलक जी की, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा संगठित थी। लेकिन एनी बेसेंट की शाखाएं लगभग पूरे भारत में थी, पूरे भारत में विस्तार था इनकी शाखाओं का, तो इस वजह से ये बहुत कम संगठित रही थी। तो अक्सर स्टेटमेंट दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप ही लोग देखो, अगर आप कोई ग्रुप बना रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा मेंबर हो, 1000, 10,000, 20,000 मेंबर, तो आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा कम संगठित रहेगा। लेकिन जहाँ पे अगर आप लोग देखो 50 या 100, 150, 200 मेंबर रहेंगे, तो आप इजीली उनको हैंडल कर लोगे, इजीली आप उनको संगठित कर लोगे। ठीक है, आपने जितने भी आपके रूल रेगुलेशंस रहेंगे इजीली आप फॉलो करा लोगे। तो ज़्यादा संगठित कौन रहेगा? जो कम मेंबर वाला रहेगा, जिनकी शाखाएं कम रहेंगी। जिनकी शाखाएं ज़्यादा रहेंगी वो कम संगठित रहेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला देखो, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखो, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग ऐसे ही इसको याद करना कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया किसके द्वारा गया था? लीटन द्वारा। लाया किसने? लीटन ने। ल से लाया, ल से लीटन। रद्द किसने किया? रिपन ने। तो र से रद्द और र से रिपन, और लाया किसने? लीटन ने। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से मैं आपको याद करा रही हूँ। तो लाया किसने? लीटन ने। रद्द किसने किया? रिपन ने। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया? तो रिपन ने किया था। और लाया किसने था? तो लीटन ने लाया था। ऐसे याद कर लेना। चलो अगला देखो, वर्धा बेसिक शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह योजना महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों से प्रेरित होकर गतिविधि के माध्यम से शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित थी। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है वर्धा बेसिक शिक्षा योजना के संदर्भ में।
ठीक है, ये जो वर्धा बेसिक शिक्षा योजना है, ये गांधी जी के सच्चे विचारों से प्रेरित होकर गतिविधि के माध्यम से शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन दूसरा देखो, इसमें कह रहा है कि 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इस योजना के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य भाग के रूप में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया था। तो ध्यान रखना, इसमें धार्मिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया था। धार्मिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया था, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आप लोग को इतना ही पता ध्यान रहता कि धार्मिक शिक्षा को क्यों पढ़ाया जाएगा इसमें, तो एलिमिनेट हो जाता और करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता, पहला और दूसरा। ठीक है, अगला देखो, हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे वर्ष 1854 के वुड डिस्पैच के बाद से भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि 1854 के जो वुड डिस्पैच थे, 1854 के वुड डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। दूसरा है कि इसने सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा को जिला और नगर पालिका बोर्ड जैसे स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इसने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम जो है स्थानीय भाषा के स्थान पे अंग्रेजी होना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जब स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे, शिक्षा से संबंधित जो विभिन्न आयोग गठित किए गए थे, तो उन अलग अलग आयोगों की क्या सिफारिशें रही थी शिक्षा में सुधार से संबंधित, तो उसमें पढ़ेंगे आप लोग, तो आप लोग को ध्यान आएगा कि हंटर शिक्षा आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा ही रखा था कि भैया प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो स्थानीय भाषा होगा, न कि अंग्रेजी होगा। अंग्रेजी की इन्होंने प्राथमिकता नहीं दी थी प्राथमिक विद्यालयों में। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो इजिली एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आपको पूरा ही स्टेटमेंट आए। बस कुछ ऐसे बेसिक स्टेटमेंट आपके सामने दे दिया जाता है एग्जाम में कि आप उसको पहचान लो कि हाँ ये सही है या गलत है, और उस बेसिस पे आप आंसर कर ले जाओ। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ के डरो मत कि पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया, अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मेरा तो सीट चकरा रहा है। ठीक है, घबराओ मत, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो और तीनों में से एक ऐसा स्टेटमेंट ढूंढो कि उसमें आपको लगे कि हाँ ये सही है गलत है, और उस बेसिस पे आंसर करना सीखो। और ये कैसे होगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी आप मेरे वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि अरे मुझे तो आ रहा है, हाँ मैं तो कर ले जा रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद रूम पे बैठ करके आप टेस्ट पेपर लगाओगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपका कितना सही जा रहा है और कितना गलत जा रहा है। तो एक वीडियो के माध्यम से सीखो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहाँ पे किस तरह का स्टेटमेंट क्वेश्चन में ज़्यादा दे देखो, क्योंकि मैं टेस्ट पेपर सॉल्व कराती हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ पे किस क्वेश्चन में कैसा स्टेटमेंट बार बार देता है। ठीक है, हमेशा सेम क्वेश्चन आपके सामने नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे जो आपके सामने बार बार हर उसी टॉपिक से उसी स्टेटमेंट को बार बार रखेगा। अलग अलग स्टेटमेंट भी रखेगा, लेकिन एक दो स्टेटमेंट ऐसा रहेगा जो कॉमन रहेगा और आपके सामने हमेशा रख देगा, और उसी बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप सीखो और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो आपके सामने हमेशा एग्जाम में रखा जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मैं उस स्टेटमेंट को, उस पॉइंट को बताऊंगी जिससे कि आप प्रॉपर याद करते चले, आपको आपकी समझ विकसित होती चले। और दूसरा आपको क्या काम करना है, पहला तो आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने सीखना है। दूसरा ये करना है, सीखने के बाद आपको रिवाइज करना है अपना जो भी नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने, या बुक्स जो भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक्स, उसको रिवाइज करना है। तीसरा ये कि आप पीडीएफ, आपके पास अगर आसपास टेस्ट पेपर के किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर मिल जाते हैं तो उस टेस्ट पेपर को लाइए और खुद सॉल्व करिए, या फिर हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर। ठीक है, चाहे आप विजन का ले लो, दृष्टि का ले लो, संस्कृति आईएएस का ले लो, मेक आईएएस का ले लो, नेक्स्ट आईएएस का ले लो, फोरम आईएएस का ले लो, सारे टेस्ट पेपर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ का लिंक क्लिक करके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। विजन आईएएस का ले लो, विजन आईएएस का भी बहुत अच्छा होता है टेस्ट पेपर। ठीक है, विजन आईएएस में एक खासियत रहती है कि स्टार्टिंग के जो टेस्ट पेपर रहते हैं वो एनसीईआरटी से शुरू होते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। एनसीईआरटी आप रिवाइज करिए, एनसीईआरटी का टेस्ट पेपर लगाइए, तो ऐसे में क्या होगा, आपका बेस से जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो बन जाएगा। ठीक है, तो खुद से, बस ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टेस्ट पेपर लेके आइए,
कहीं से भी आपको मिले, आप ले आइए, उसका हार्ड कॉपी निकलवाइए और खुद से सॉल्व करिए। 2 घंटे का टाइमर लगा करके रूम में खुद को बंद कर लीजिए और 2 घंटे हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 टेस्ट पेपर खुद से लगाइए, सीसेट का भी और जीएस का भी, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। मैं बीच बीच में जानबूझ के आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो मैं अपना मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, जो भी मैं आपको एडवाइस देती हूँ इसमें मेरा तो कोई प्रॉफिट नहीं है, बस मैं आप लोग के लिए ही कहती हूँ कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, तो उनसे अगर आपको आगे निकलना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1946 के तेभागा आंदोलन के संदर्भ में समकालीन विवरणों में उल्लिखित बरगादार किसे कहा गया? तो ये बरगादार कौन थे? बरगादार थे भाई जोतदारों से किराए पर ली गई भूमि पर खेती करने वाले बटाईदार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये जो थे एक तरह के बटाईदार थे जो जोतदारों से किराए पर भूमि लेकर के खेती करते थे, ठीक है। चलो अगला देखो, मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र में दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम काश्तकारों के एक कृषि आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मोपला विद्रोह के संदर्भ में, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। ये विद्रोह मालाबार क्षेत्र में एक दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम काश्तकारों के एक कृषि आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, यानी कि मुस्लिम काश्तकारों द्वारा इस विद्रोह को शुरू किया गया था जमींदारों के विरुद्ध। ये जो जमींदार थे हिंदू जमींदार थे, ये दमनकारी जो जमींदार थे ये जो काश्तकार थे इनका दमन करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से मुस्लिम काश्तकारों द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम था मोपला विद्रोह। किसके विरुद्ध? तो दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध, ठीक है। दूसरा है कि इस आंदोलन को प्रारंभ में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के नेताओं का समर्थन प्राप्त था। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन के नेताओं द्वारा मोपला विद्रोह का समर्थन प्राप्त था। तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद विद्रोह का स्वरूप सांप्रदायिक हो गया था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। स्टार्टिंग में एक आंदोलन कैसा था? एक कृषि आंदोलन था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जब मार्शल लॉ लागू किया गया तो इस विद्रोह का जो रूप था वो बदल करके सांप्रदायिक हो गया, एक धार्मिक कहें तो ओवरऑल कि एक धार्मिक आंदोलन बन गया था। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 3। अगला देखिए, जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत यूके, आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, ठीक है। जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत यूके व्यापार आर्थिक एवं व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और यूनाइटेड किंगडम बीच एक समझौता हुआ जिसे भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता कहा गया। इसका उद्देश्य क्या है भाई? कि दोनों देशों के बीच व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सके। जो दोनों देशों के बीच व्यापार वाणिज्य होता है उसमें टैरिफ बढ़ाया जाता है, तो उस टैरिफ को खत्म किया जाए या कम किया जाए जिससे कि दोनों देशों के बीच आयात निर्यात आसानी से हो सके, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो कह रहा है कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत यूके में भारतीय श्रमिकों को 3 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट का प्रावधान किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में इंदौर को प्रथम स्थान मिला। तो ध्यान रखना दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में जो पहला स्टेटमेंट दिया है ये गलत दिया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला है। किसको? अहमदाबाद को, ना कि इंदौर को। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इंदौर को जो है सुपर स्वच्छ लीग के अंतर्गत रखा गया, न कि पहले स्टेटमेंट के तहत। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की थीम क्या थी? जिसमें दिया है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की थीम थी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन सही है। अगला देखिए, अगला दिया है निम्नलिखित में से किसमें चोल काल के दौरान प्रचलित
कुडबोलाई प्रणाली का सही वर्णन किया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और चोल काल वैसे भी अपने स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुडबोलाई प्रणाली का क्या मतलब है? तो मतपत्र द्वारा ग्राम सभाओं के सदस्यों के चयन की एक विधि थी कुडबोलाई प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों का नाम लिख दिया जाता था एक चिट पे, एक कागज के टुकड़े पे उम्मीदवारों का नाम लिख दिया जाता था, और इन जो कागज के टुकड़े थे इसको एक मटके में रख दिया जाता था और उसको ऐसे मिक्स कर दिया जाता था, और किसी बच्चे द्वारा या किसी भी एक मेंबर द्वारा उसमें से चिट उठाया जाता था। तो इस बेसिस पे ये जो पूरी प्रक्रिया थी, यानी कि इस मतपत्र के द्वारा सदस्यों के चयन करने की जो विधि थी, इसी को कुडबोलाई प्रणाली कहा जाता था चोल काल के दौरान। ठीक है, चलो अगला देखो। अक्सर समाचारों में जैसे कि ये लॉटरी नहीं होता, लॉटरी टिकट की एक चिट, ढेर सारा चिट डाल दिया गया, उसमें से जो भी उठाएगा तो उसको वो इनाम मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी चिट निकलता था उसमें जिस भी उम्मीदवार का नाम होता था वो उसका अध्यक्ष, मतलब कि उसको ग्राम प्रधान चुना जाता था। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला कह रहा है कि अक्सर समाचारों में रहने वाले पद कैटस्ट्रॉफी बॉन्ड का क्या आशय है? ये क्या है ये कैटस्ट्रॉफी बॉन्ड? तो ये है आपदा जोखिम को जारीकर्ता से वित्तीय निवेशकों पर स्थानांतरित करने वाली इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इकोनॉमिक्स वाले टेस्ट पेपर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो। अगला कह रहा है कि भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त भारी जल यानी D2O के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, D2O के संदर्भ में विचार करना है जिसका प्रयोग भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। तो पहला कह रहा है कि दाबित भारी जल रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, शीतलक या मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं कि भारी जल में सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर ट्राइटियम यानी कि हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। तो देखो ट्राइटियम नहीं होता है, ये जो भारी जल होता है ये ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ट्राइटियम भी होता है लेकिन ट्राइटियम D2O नहीं है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम जो है, यानी कि ड्यूटेरियम ये सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर होता है जो भारी जल में प्रयोग होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच हुए समझौते के तहत नामीबिया भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि नामीबिया द्वारा UPI प्रणाली को अपनाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि नामीबिया आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। अगला देखो, सोहराई कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति झारखंड के जनजाति समुदायों में हुई। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह फसल कटाई और त्योहारों के दौरान की जाने वाली एक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला परंपरा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखो, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा उपयुक्त में से कितने अधिनियमों में संशोधन किया गया? तो बैंककारी विधि अधिनियम 2025 द्वारा उपयुक्त में से कितने अधिनियमों में संशोधन किया गया? तो इन पांचों में संशोधन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी 5। अगला देखिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित सेवाओं पर विचार कीजिए। पूछा है उपरोक्त सेवाओं में से कितनी मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, यानी कि इन चारों सेवाओं में से कौन कौन सी सेवाएं हैं जो मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। तो पहला कह रहा है पंचायत के बजट, प्राप्तियां, भुगतान और विकास योजनाओं तक रियल टाइम पहुंच। तो पहला सही है। दूसरा, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायत
प्राधिकारियों की जानकारी, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, तो तीसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का प्रस्तुतिकरण एवं ट्रैकिंग, तो ये चारों ही सेवाएं जो है मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी 4। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तलाश यानी, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तलाश। चलो पढ़ते हैं पूरा। तलाश का पूरा नाम है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्ड एंड सेल्फ एस्टीम हब। पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीसीएस में पूछ सकता है इसका फुल फॉर्म, या फिर आरओ एग्जाम में भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब, इसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है कि इसे यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा शुरू किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, यूनिसेफ इंडिया और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा, इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भाई आदिवासियों के बीच व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और जीवन कौशल में सुधार लाना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं तलाश में एनसीईआरटी की तमन्ना पहल से प्रेरित मनोमितीय मूल्यांकन यानी कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स शामिल है, ताकि विद्यार्थियों को अपनी अभिरुचि तथा करियर वरीयताओं की पहचान में सहायता मिल सके। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं कक्षाओं तक पहुंच में सुधार के क्रम में जनजातीय विद्यालयों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जनजातियों के बीच जो है व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, उनके बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके जीवन कौशल को बेहतर करना है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो पूछा है कितने सही है, तो 2 सही है, ठीक है, केवल 2, 1 और 2, ठीक है। चलो अगला देखो, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त साई टीबी टेस्ट का क्या महत्व है। ये साई टीबी टेस्ट का क्या महत्व है, बताओ। इसका महत्व है भाई, ये निष्क्रिय टीबी संक्रमण वाले व्यक्तियों की पहचान करेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो टीबी के मरीज तो नहीं होते लेकिन टीबी के वाहक होते हैं, ठीक है, जो टीबी के वाहक होते हैं। ही टीबी के वाहक वाले मरीजों को, यानी कि इसके संक्रमण वाले व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। निष्क्रिय टीबी संक्रमण वाले व्यक्तियों को, जो टीबी के रोगी तो नहीं है लेकिन उसके वाहक है, उसके नेक्स्ट जनरेशन को टीबी हो सकता है। जैसे मान लो मैं जो हूँ टीबी की वाहक हूँ, मैं रोगी तो नहीं हूँ लेकिन मेरे अंदर टीबी के सिम्टम्स हैं, टीबी का जीन है, ठीक है, टीबी का सिम्टम्स कह सकते हैं, मेरे अंदर है। तो अगर मेरा बेबी हुआ तो मे भी उसको टीबी रोग हो सकता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। तो निष्क्रिय टीबी संक्रमण वाले व्यक्तियों की पहचान करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और टीबी रोग होता किससे है, तो ये बैक्टीरियल रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है ये रोग, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाहक पर फोकस करता है, ठीक है। अगला देखो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि गहन पुनरीक्षण में घर घर जाकर गणना करके नई मतदाता सूची तैयार करना शामिल है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में समाचारों में देखा गया 8 एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है ये क्वाड से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है तमिलनाडु में गंगई कोंडचोलपुरम के पास स्थित 1000 वर्ष पुराना जलाशय, जिसे चोल गंगम झील के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा ये है कि गंगई कोंडचोलपुरम के पास जो जलाशय है, जिसे चोल गंगम झील के नाम से भी जाना जाता है, इसको किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसे निर्मित किया गया था राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2 असामान्य रूप से विशाल ब्लैक होल, जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 100 गुना अधिक है,
के विलय से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ब्लैक होल निर्माण और तारकीय विकास के वर्तमान मॉडलों को चुनौती मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ध्यान रखना नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो है ज्योग्राफी का। ठीक है, ये टेस्ट हुआ था संडे को। तो मान लो ये टेस्ट होता है, मुझे डेट ध्यान नहीं आ रहा है कि लास्ट संडे किस डेट को था। और इस संडे को भी जो टेस्ट हुआ था ये ज्योग्राफी का प्लस हिस्ट्री। ठीक है, इस संडे को जो टेस्ट हुआ है, तो ये दोनों टेस्ट का हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग रिवाइज कर लेना ज्योग्राफी। रुको, मैं अभी बता देती हूँ कि ये किस संडे को टेस्ट हुआ था। मैं डेट के अकॉर्डिंग बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मुझे ध्यान नहीं कि किस डेट को हुआ था। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट रुको। संडे 23 तारीख को टेस्ट हुआ था। ठीक है, 23 नवंबर को ज्योग्राफी का टेस्ट था। फिर ये जो 30 नवंबर को होगा ये टेस्ट, आज जो मतलब कल जो हुआ था ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग कवर कर लेंगे। फिर अगला जो टेस्ट होगा संडे को, अगला संडे पड़ेगा कब, 7 तारीख को, क्या 7 दिसंबर को। तो वो जो टेस्ट होगा उसके पहले हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो बाय बाय, ध्यान रखना अपना।